हमने तो विकसित भारत बनाना है 2047 में, तो हमें और वक्त दो। तो 60 महीने कहाँ गए? 60 महीने में आपने क्या किया ये तो बताओ। आप लोगों के बैंक अकाउंट में तो 15 लाख नहीं आया ना अभी तक, आप भी इंतजार कर रहे हो। हम तो खैर नहीं करते, तो मैं पहले ही मालूम नहीं आने वाले, लेकिन गरीब आदमी तो करता होगा नहीं। सबसे ज़्यादा स्टंटेड जो बच्चे हैं दुनिया में इस देश में, सबसे ज़्यादा एनीमिक महिलाएं हैं तो इस देश में हैं। तो जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा की आप एक बुनियाद नहीं रखेंगे जो हमें वाकई में विकसित भारत की ओर ले जाए, बात उसकी तो होती नहीं है, बात होती है मंगलसूत्र की। निश्चित रूप से ये देश की प्रगति के बारे में नहीं सोचते, ये अपनी पार्टी की प्रगति के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमें वोट बटोरना है, कैसे हमें लोगों को गुमराह करके वोट लेना है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी की बात सुनना, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उन्हीं को आप मंत्रालय में ले लेते हो, उनको गले लगा लेते हो। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपनी मतलब के अपने पक्ष में लेकर जो विपक्ष है उनके खिलाफ इस तरह से झूठे आरोप मत लगाइए। हम भी चाहते हैं ये। कपिल सिब्बल ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां पर उन्होंने अमित शाह के दिए गए बयानों पर जमकर हमला बोला और साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल ने बीजेपी की देश को विकसित भारत बनाने की बात को लेकर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। क्या कुछ बोले हैं कपिल सिब्बल, दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। ये तो पकौड़ा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इनको अनएम्प्लॉयमेंट से क्या लेना देना है। या अगर वाकई में ये सीरियसली इलेक्शन को लेते तो बातें करते कि किस तरह से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। वाकई में देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान एक ऐसे दौर पे पहुंचा हुआ है जहां जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो बड़ी तेज़ी से बदलती जा रही है। क्यों बदलती जा रही है? क्योंकि जो यूरोप है और बाकी देश हैं वहाँ लोगों की संख्या कम है, और क्योंकि लोगों की संख्या कम है उतने उनके पास इतने लोग नहीं हैं जो काम काज कर पाए, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो वृद्ध होती जा रही है। यंग पॉपुलेशन है नहीं, युवा लोग हैं नहीं, तो निश्चित रूप से उन्हें टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ती है, और इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेते हैं। तो सारी उनकी यूरोपियन और इकोनॉमी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा वो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएंगी। जो 10 दिन में काम होता था वो 1 दिन में होगा, तो कुछ घंटों में काम होता था वो मिनटों में होगा टेक्नोलॉजी के द्वारा। हमारे देश में जो हमारी संख्या है युवाओं की खास तौर से, वो बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो हमारे पास तो हाथ हैं। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे यूरोपियन देश हैं अपनाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगी। और ये हो रहा है कि आईटी सेक्टर में जितना आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता था वो घटेगा, बैंकों में घटेगा। जो मशीन काम करती है, हाँ, जो आदमी काम करता है वो मशीन करेगी। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतनी तरह से अपना नहीं सकते, लेकिन हम compete भी नहीं कर सकते विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारे उद्योग कैसे compete करेगा? तो हम एक दुविधा में हैं, और इस दुविधा में हमें क्या करना चाहिए ये कोई सोच नहीं रहा। कैसे हमारे अपने स्कूलों में जो शिक्षा का क्षेत्र है, किस तरह से वहाँ हमें लोगों को, बच्चों को एम्पावर करना चाहिए, नई स्किल्स लानी चाहिए। कैसे लाएंगे जब तक हमारे लोग खुद स्किल्ड नहीं होंगे? तो देश के सामने ऐसे गंभीर मुद्दे खड़े हुए हैं और बात हो रही है घुसपैठियों की। आप सोचिए, सबसे ज्यादा स्टंटेड जो बच्चे हैं दुनिया में इस देश में हैं, सबसे ज्यादा एनीमिक महिलाएं हैं तो इस देश में हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई सुविधाएं नहीं हैं, कई जगह तो थर्मामीटर भी नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है। तो जब तक स्वास्थ्य और शिक्षा कि आप एक बुनियाद नहीं
रखेंगे जो हमें वाकई में विकसित भारत की ओर ले जाए, बात उसकी तो होती नहीं है, बात होती है मंगलसूत्र की। तो निश्चित रूप से ये देश की प्रगति के बारे में नहीं सोचते, ये अपनी पार्टी की प्रगति के बारे में सोचते हैं कि कैसे हमें वोट बटोरना है, कैसे हमें लोगों को गुमराह करके वोट लेना है। और ये एक मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी पार्टी आज सत्ता में बैठी हो और 10 साल से सत्ता में बैठी हुई है। सर, आज दिल्ली में कुछ पोस्टर लगे हैं, अरविंद केजरीवाल को धमकी दी गई है कि दिल्ली छोड़ दो नहीं तो हमला होगा। अभी आम आदमी पार्टी कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक बड़ी साजिश रची जा रही है, केजरीवाल की जान भी जा सकती है। देखो, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक किस्म का तो हमला हो ही रहा है ना ईडी द्वारा, वो तो हमला हो ही रहा है ना। सारे केस से जो मामला है, लिकर का स्कैम का मामला है, ये तो हमला ही है एक तरफ से। कोई मनी ट्रेल है नहीं और अप्रूवर के बयानों से आप उनको अंदर रख रहे हैं, तो एक हमला है। और अब ये जो पीछे कांड हुआ है, इसमें कि कुछ ना कुछ तो इनका हाथ ज़रूर होगा। मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं कह भी नहीं सकता कि कितना है कितना नहीं है। Following up this question, earlier also in your press conference you mentioned about Raghav Chadha when he comes back to India going to jail, and Raghav is back in India. Yesterday also. अब ये देखो ना ऐसा भाई, 4 तारीख से पहले तो कुछ नहीं होने वाला ना। 4 तारीख के बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। सर, बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जाता है, जैसे आप लोग कहते हैं कि ईडी, सीबीआई इन सब का इस्तेमाल होता है, तो बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के घर से कैश मिलते बड़े पैमाने में, घोटाला करें ये लोग। अरे भाई, अगर कोई भाई कौन रोकता है अगर किसी के घर में से कुछ मिले? अभी बीजेपी के यहाँ से मिला है ना, अभी आज ही की खबर है। हाँ, कुछ हुआ तो जिसके के पास आपको ऐसा मिले कि भाई कैश है किसी के पास, तो कार्रवाई होनी चाहिए, कौन रोकता है? लेकिन आपको ये कहना कि 70,000 करोड़ का मामला है और उसमें हम इनको छोड़ेंगे नहीं, मोदी जी कहते हैं कि मोदी की बात सुनना, हम इनको छोड़ेंगे नहीं, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उन्हीं को आप मंत्रालय में ले लेते हो, उनको गले लगा लेते हो। तो ये किस किस्म की राजनीति है? आप करिए, कानून के आधार पे करिए, कानून का दुरुपयोग नहीं करिए। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपनी मतलब के अपने पक्ष में लेकर जो विपक्ष है उनके खिलाफ इस तरह से झूठे आरोप मत लगाइए। हम भी चाहते हैं ये।